हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि पिछले साल से इस साल में कुछ भी नहीं बदला और साथ में नए नए ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जो कि मार्केट्स को पूरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या इस साल एफआई की सेलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो नया साल शुरुआत होते ही एक बड़ा धमाका हुआ और आप सबने इसके बारे में पढ़ लिया होगा और जान लिया होगा कि कैसे यूएसए ने वेनेजुएला में अटैक करके वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उन्हें किडनैप करके उन्हें यूएसए में लेकर आए और उनके खिलाफ अब एक ट्रायल शुरू होगा। अब इसको लेके तरह तरह की जो है बातें हो रही हैं। असलियत क्या है किसी को नहीं पता। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि ऑलरेडी ये पार्ट ऑफ द डील है, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ये जानने में है कि इसका हमारे देश पे, हमारे मार्केट्स पर और एफआई सेलिंग पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो आइए सबसे पहले इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें, अगर इकोनॉमिक वाइज देखें, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें इंडिया में, तो नेग्लिजिबल है और उसका कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम जानते हैं कि वेनेजुएला के पास बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है, यानी कि सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑयल को वो निकाल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो मशीनरी है वो जो पुराना सोवियत यूनियन था उन्होंने वो मशीन्स लगाई थी, वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं और वो पूरा उनका ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जर्जर हालत में हो गया है। तो वो बेसिकली वो पूरा का पूरा ऑयल को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, निकाल भी नहीं पा रहे हैं। साथ में उनका जो क्रूड है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है जो कि सुटेबल नहीं है फ्लो कराने के लिए, तो उसमें केमिकल मिलाकर उन्हें उसे फ्लो कराना पड़ता है। तो इतना ऑयल रिजर्व होने के बावजूद भी वो उस ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और अगर अमेरिका जो कह रहा है कि अब हम उस ऑयल को पूरी तरीके से उस पर कब्जा कर लेंगे और उसे बेचेंगे, तो वो भी इतना आसान नहीं है। वो इतने जल्दीबाजी में नहीं कर पाएंगे, कर तो वो लेंगे लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। अब इंडिया की जो मशीनरी है, हमारे यहाँ पे हम जो ऑयल रिफाइन करते हैं वो उसके पास वो कैपेबिलिटी है, हमारे देश के रिफाइनर्स के पास वो कैपेबिलिटी है कि वेनेजुएला का जो क्रूड है उसे वो प्रोसेस कर सके। इनफैक्ट हम काफ़ी क्रूड उनसे पहले लेते थे 2013 तक और अब उसमें 98% की गिरावट आई क्योंकि पिछले कई सालों से अमेरिका उस पर जो सैंक्शंस लगाया हुआ। तो अभी हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है वो 0.3% से कम का हम ऑयल वहाँ से लेते हैं। हम अभी भी ले रहे हैं लेकिन बहुत कम हो गया है। और अगर अभी देखिए तो इतनी वैल्यू का सिर्फ 2055 $255 मिलियन का ही क्रूड हम खरीद रहे हैं और जो हमारा बाकी ट्रेड होता है वो भी 1.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास करीब होता है। अगर आपको मैं अंदाज़ा देने के लिए बताऊं कि जो हमारा इंडिया का जो टोटल ट्रेड होता है पूरे ग्लोब में करीब $1 ट्रिलियन का होता है और उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ये अमाउंट काफ़ी छोटा है। तो अगर आप सीधा सीधा इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल है। इसका हमें कोई विशेष फ़र्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि जो ये डेवलपमेंट हुई है इसको हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। देखिए, वेनेजुएला के साथ अमेरिका का काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो चाहते तो ये ही काम वो बहुत पहले भी कर लेते, लेकिन अभी करने का क्या मतलब है? अभी करने का ये मतलब है कि जो अमेरिका के जो अपोनेंट्स हैं, अगर हम कहें जैसे कि ईरान हो गया, यूएसएसआर हो गया या चाइना हो गया, ये तीनों वेनेजुएला के साथ डील कर रहे थे और इनफैक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना के लोग ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, वो डील साइन करने जा रहे थे, तभी ये हो गया। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो मोस्ट लाइकली नहीं बढ़ेगा क्योंकि कोई भी वेनेजुएला के लिए अमेरिका से लड़ाई करने तो जाएगा नहीं, लेकिन चूंकि वो एक अमेरिका के जो ओपोनेंट ग्रुप है उनका
एक तरीके से अलाई था वेनेजुएला, तो अब ये ट्रेड वॉर या टिट फॉर टैट ऐसा लगता है और भी बढ़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो क्रूड वेनेजुएला से अगर कोई खरीदता था तो वो चाइना खरीदता था। और दूसरी मज़े की बात आप देखिए कि ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, ईरान, चाइना और रशिया, ये डॉलर में ट्रेड नहीं करते थे उनके साथ, और चाइना तो युआन में ही, उनकी जो करेंसी है उसमें ही ट्रेड करते थे। तो ये सीधा सीधा अमेरिकन डॉलर पर अटैक था और इसीलिए ये किया गया। तो ओवरऑल इंडिया पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, लेकिन इसका जो आगे ट्रेड वॉर्स बढ़ेंगे वो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। और इसका जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, वो समझने वाली बात ये है कि जो 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 डॉलर है उसमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें तो कल के डेवलपमेंट के बाद थोड़ा उसमें बढ़त हुई है, तो हमारी करेंसी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और भी बढ़ेगा, हमारी करेंसी और भी वीक होगी। और एक और चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेश थ्रेट इशू किया है इंडिया को। इंडिया का मजाक तो उड़ाते ही रहते हैं, अभी भी उड़ाया है। साथ में कहा है कि इंडिया ने अगर रशियन ऑयल को नहीं बंद किया खरीदना तो फिर एक बार फिर टैरिफ्स को बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी 50% टैरिफ पे हम काम कर रहे हैं, अगर वो और बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा मार्केट में, इसको अभी हम सिर्फ एक कल्पना ही कर सकते हैं। तो फिलहाल जो सिचुएशन, इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मार्केट्स पर बुरा पड़ेगा। आज अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखिए, जितने भी सवेरे से मार्केट्स हम देख रहे हैं, हांगकांग का मार्केट अप है, टोक्यो का मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा अप है, लेकिन हमारे मार्केट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है इसकी वजह से। अब अगर हम क्विकली हम कंपनी वाइज अगर बात करें तो क्या इस पर इम्पैक्ट है, स्पेसिफिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखिए हमारा इतना इन्वेस्टमेंट, $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अटका हुआ है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया था और $600 मिलियन का हमारा बकाया हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। जो ONGC की एक कंपनी है, वो ONGC की जो फॉरेन आर्म है, उन्होंने वेनेजुएला में तेल खोजने का कुछ प्रोजेक्ट उनके कोलैबोरेशन के साथ किया था, 40% उसका इन्वेस्टमेंट था। तो ये जो कंपनीज हैं, ONGC विदेश, IOC, OIL, इन कंपनीज पर इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें रिस्क क्या है? पहला तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिके, वहाँ जैसे कि मैंने कहा बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइप से तेल लीक हो रहा है, मतलब बुरी हालत में है। तो अगर अमेरिकन कंपनी जाकर वहाँ तेल निकालेंगी तो इतना आसानी से, ऐसा नहीं है कि कल से ही वो तेल निकालना शुरू कर देंगे, इट विल टेक टाइम। साथ में वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन, आपने वो वीडियोस देखे होंगे कि लोग ट्रक में पैसे लेके जा रहे हैं और बाज़ार में फेंक कर खरीदारी कर रहे होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट है कि इसकी वजह से ऑयल का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिए अभी अगर आप इमीडिएट इम्पैक्ट देखें तो क्रूड एक्चुअली कम हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका एक लॉन्ग टर्म मार्केट को ये लग रहा है कि अगर ये तेल बाज़ार में आएगा, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये इतना आसान भी नहीं होगा, इमीडिएटली भी नहीं आएगा। और अगर ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ट्रेड वॉर्स बढ़ते हैं, तो क्रूड पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा? अगर $1 क्रूड का ऑयल बढ़ता है तो 13,000 करोड़ का हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो हमारी करेंसी को फर्दर वीक करेगा। तो इसलिए हमें इस डेवलपमेंट को ये सोचकर नहीं खारिज कर देना चाहिए कि ये छोटी मोटी बात है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करके आगे देखना है कि ये जो इंटरनेशनल जो चेस गेम है वो कैसे प्ले आउट होता है और कैसे बाकी के प्लेयर्स अपनी चाल को चलते हैं। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और
और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब देखिए FIIs को कहीं ना कहीं से इसका थोड़ा बहुत इंडिकेशन होगा ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इसका माहौल बन रहा था और पूरे वेनेजुएला को वहाँ पे शिप से घेर कर रखा हुआ था। तो इसका अंदेशा था, लोगों को पता था कि ये होगा, और इसके एंटिसिपेशन में ऐसा लगता है कि FIIs ने सेलिंग को बढ़ा दिया। तो अगर आप देखिए कि ये नया साल जो शुरू हुआ होते ही उन्होंने करीब 5,350 करोड़ की सेलिंग कर दी। आज का डेटा अभी नहीं आया, मैं नहीं कह सकता, और 9th वीक ऑफ कंसेक्यूटिव सेलिंग उनकी हो रही है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है। अगर हम ये मान भी लेते कि चलो साल खत्म हुआ, ईयर एंड की सेलिंग हो रही है, लेकिन ये तो नया साल शुरू होते ही उनकी सेलिंग और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो पिछले साल का डेटा आप जानते हैं कि वर्स्ट एवर सेलिंग 2.40 लाख करोड़ की उन्होंने सेलिंग की, लेकिन प्राइमरी मार्केट्स में कुछ आईपीओ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया करीब 73,000 करोड़ की। तो नेट उनका ये फिगर आया है, एक तरीके का रिकॉर्ड है। दिसंबर में 30,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने कर दी। दिसंबर को याद रखिए, 9th वीक ऑफ कंसेक्यूटिव सेलिंग को याद रखिए, और सबसे स्कैरी पार्ट क्या है ये। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये साल भी मुझे लगता नहीं है कि FIIs वापस लौट कर आएंगे। अगर आने की ज़रा भी होप है, उसके लिए 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या इंडिया US की कोई डील होती है? क्या हमारी करेंसी में रिकवरी होती है? आई थिंक ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेगा उनके फ्लो को। फिलहाल जो सिचुएशन है, ऐसा लगता नहीं है कि वो वापस लौट के आ रहे हैं। अब भाई दोस्तों, मार्केट की तरफ चलते हैं, आज का डेटा देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो जैसा कि आज मार्केट थोड़ा सरप्राइजिंग मूव था, लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इंडिया में, लेकिन मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन पूरे दिन हमें रेड में मार्केट देखने को मिला। तो अगर निफ्टी को देखें तो करीब 80 पॉइंट्स के करीब डाउन रहा, और एक वक्त था जब ये 100 पॉइंट से ज़्यादा का हमें लॉस उसमें देखने को मिल रहा था। 25 एडवांस, 25 डिक्लाइंस। बैंक निफ्टी भी वैसा ही हमें देखने को मिला, 100 पॉइंट्स डाउन है। यहाँ पर भी 57 स्टॉक्स अप, तो 7 स्टॉक्स डाउन। कोई मेजर गेनर्स या लूजर नहीं है। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि FIIs लगातार पिछले 2 दिनों से जो हैं वो सेलिंग ही कर रहे हैं, और डेज एज यूजुअल बाइंग कर रहे हैं। अगर आप सेक्टर में देखें तो यहाँ पर खास बात क्या है जो गौर करने वाली है, वो ये कि निफ्टी आईटी में बड़ा फॉल देखने को मिला है, और ये वही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है जो ग्लोबल सिचुएशन बन रही है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया में फ्रेश टैरिफ्स लगाने की बात की है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही कंपनी जो सबसे ज़्यादा USA से डील करती है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा बुलिश जोन में आ गया था,
और आज फिर उसने वापस यू टर्न ले लिया है। हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 6-7 हफ्तों से कि कोई क्लियर कट सस्टेनेबल ट्रेंड मार्केट में नहीं दिख रहा है। 400-500 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम रहा है और कभी बुलिश हो जाता है, कभी बेरिश हो जाता है। तो ट्रेडर्स जो हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, उन्हें छोटे छोटे प्रॉफिट चाहे शॉर्ट साइड पे हो चाहे लॉन्ग साइड पे हो बुक करने चाहिए। और अब किसी भी तरफ खड़े हों, आप देखेंगे कि मार्केट आपकी तरफ आएगा ही आएगा। ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है पिछले कई हफ्तों से। अब वो कितने दिन चलेगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। वहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी बुलिशनेस थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रहा है और उसकी बड़ी वजह है पीएसयू बैंक्स में जो डेवलपमेंट है। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि बजट आ रहा है, बजट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी हो सकता है और साथ में आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज करने की भी कुछ जो है बिड्स वगैरह इनवाइट किए गए हैं। तो उसका एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में पड़ता हुआ हमें दिखेगा। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं। आज का डेटा हमें क्या बता रहा है। तो आज 5 जनवरी है और हम 26,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं लगातार। पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए, 4 दिनों से हम इसके ऊपर हैं। और आज कल के दिन पिछले ट्रेडिंग डे में जो 200 पॉइंट का हमने गेन किया था, करीब 80 पॉइंट्स हमने आज लूज कर लिए। बाय द वे, दिसंबर का महीना भले ही हम ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं, नेट निफ्टी ने पॉइंट्स को लूज किया है, करीब 100 पॉइंट्स को लूज किया है। और फिलहाल जनवरी में अभी तक मामूली गेन हमें दे रहा है। अगर हम वॉलेटिलिटी की सिचुएशन देखें तो कॉल आईवी पुट आईवी की सिचुएशन वैसी ही है, कोई इसमें मेजर चेंज नहीं है। जो चीज़ गौर करने वाली बात है कि कॉल आईवी और पुट आईवी में गैप बढ़ गया है, 3% का गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स के हेजेस एक्टिवेट होने शुरू हो गए हैं। पुट्स खरीद कर लोग हेज कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है। और वही पिक्चर अगर आप विक्स में भी देखेंगे हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप देखिए कि कितने दिनों के बाद वापस विक्स 10% से ऊपर आया है, आप देख सकते हैं। साथ में जो पुट कॉल रेशियो में हमें राइज देखने को मिला था पिछले ट्रेडिंग डे में, उसमें भी जबरदस्त ड्रॉप आया है। तो 1.45% पीसीआर से हम 1 पे आ गए हैं। तो वंस अगेन पोजीशंस लगता है अनवाइंड हुई हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखिए, करंट मंथ के जो निफ्टी फ्यूचर्स में कितना ओआई ऐड हुआ है। और ये वही ट्रेंड हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है बड़ा ओआई ऐड होता है, और जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ओआई कट होता है या मामूली ओआई ऐड होता है। आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से हमें यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दूसरी जो चिंता की बात है कि अगर आप प्रीमियम्स को देखें कि शार्प ड्रॉप देखने को मिला है, 149 से 78, नेक्स्ट मंथ में भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो जब भी हम देखते हैं मार्केट में बुलिशनेस हमें दिखती है, तो वो बुलिशनेस फ्यूचर्स मार्केट में नहीं आती है, ऑप्शंस मार्केट में हमें बुलिशनेस दिख जाती है। आज ऑप्शंस मार्केट हो चाहे फ्यूचर्स मार्केट हो, दोनों में हमें बेरिशनेस देखने को मिल रही है। अगर हम टर्नओवर देखें तो एवरेज है, मैं इसको बहुत बुरा नहीं कहूँगा, एवरेज के आसपास है। और एडवांस डिक्लाइन भी आप देखें तो थोड़ा बुरा है, बहुत बुरा मैं नहीं कहूँगा। एफआई के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन भी उन्होंने मामूली कट किया है क्योंकि हमें पिछले ट्रेडिंग डे में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली थी, लगता है थोड़ी पोजीशंस कटी हैं। लेकिन आज का डेटा अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है फ्यूचर्स का, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आज भी उनके शॉर्ट्स बढ़ेंगे। अब आइए चार्ट्स को देखते हैं कि चार्ट्स में हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो हमने डेटा में देखा कि डेटा में बेरिश इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं, बेरिश पोजीशंस बनती हुई हमें दिख रही है। लेकिन चार्ट क्या कहानी बता रहा है? तो पहली चीज़, अगर आप आवरली चार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड में आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप आवरली चार्ट्स में देखें हमें क्या देखने को मिल रहा है, MACD का इंडिकेटर है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसने पिछला हाई बनाया, यहाँ पर इसने करंट हाई बनाया और ये आपका हायर हाई पैटर्न बना। लेकिन वहीं MACD में आपको देखने को मिलेगा कि लोअर हाई बना है। तो ये ट्रेंड
क्वेश्चनेबल है। अगर आप ये पैटर्न देखेंगे चार्ट में तो आपको ये आवरली चार्ट में भी दिखेगा, 2 आवर्स में भी दिखेगा और शायद 3 आवर्स में भी दिख जाएगा। तो ये ट्रेंड जो है ये क्वेश्चनेबल है और हमें वही चीज देखने को मिल रहा है कि 26,200 के आसपास से मार्केट रिवर्स गियर पर आता है और नीचे 850 के आसपास जाकर फिर सपोर्ट लेता है। इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। ओनली डिफरेंस इज कि इस बार इसने 26,200 को पार करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो पहली चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है कि पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम निफ्टी में बढ़ा है। क्या ये स्टॉक की डंपिंग हो रही है या जेन्युइन बाइंग हो रही है, ये यहाँ पर इस डेटा को देखकर तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव मार्केट में जाएंगे तो क्लियरली हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक की सेलिंग हो रही है। तो ऐसे में हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं। वहां पर हमने देखा कि निफ्टी बेरिश जोन पर आ गया है, बैंक निफ्टी अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा हमें शॉर्ट करने से थोड़ा सा हिचकिचाना चाहिए। लेकिन निफ्टी को अगर हम आइसोलेशन में देखें तो काफ़ी सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं कि वापस से ये रिवर्स गियर मारेगा। तो ऐसे में हमने हमारा जो नेक्स्ट जो मैं लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 26,175, आइडियली इसके नीचे मार्केट अगर क्लोज होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये यहाँ से नीचे जाएगा। तो फिलहाल इससे हम करीब करीब 70-80 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें इस लेवल को हमें वेट करना चाहिए, ब्रेक डाउन होने के बाद ही शॉर्ट पोजीशंस के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल लॉन्ग जाने की जो है चांसेस थोड़े कम हैं और ऐसा लगता नहीं है कि जल्दीबाजी में मार्केट्स ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। अगर जाता है तो फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।